नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो तुम। अरे इटली को सपोर्ट नहीं कर रहा था मैं भाई, वो जहाँ मैच देखने गए थे वहाँ पे किसी ने ऐसे होली के गुलाल वुलाल लगा दी तो मैंने मना नहीं करा ऐसे। पोर्चुगल के साथ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मिशन एजेंडा मकसद नहीं भूलेंगे अपना। लेकिन आज के अगर हम यूरोस के प्रीव्यू और रिव्यू दोनों के अगर हम साथ में एक एपिसोड की बात करें तो 3 मैचेस की बात करते हैं। सबसे पहले हंगरी स्विट्जरलैंड, उसके बाद यहाँ पर स्पेन क्रोएशिया, और उसके बाद हमको देखने को मिला यहाँ पर इटली और अल्बानिया का। डेफिनेटली फॉर श्योर मेरे को लगता है कि यहाँ पर तीनों ही मैचेस में सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो हुआ था वो स्विट्जरलैंड और हंगरी का हुआ था। उसके पीछे मैं तुमको एक रीज़न बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर इसी मैच से स्टार्ट करें तो देखो स्विट्जरलैंड वर्सेस हंगरी मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस स्कोर लाइन और इस टेबल को देखोगे तो इसमें जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, हंगरी, ये चारों टीम्स हैं और तीनों टीम्स को पता है कि वो जर्मनी को बीट नहीं कर सकते। जिस तरीके से जर्मनी ने स्टार्टिंग करी है, डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो फाइट है वो दूसरे और तीसरे स्पॉट की। तुमको पता है कि यूरोज में पहली 2 टीम तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती हैं, लेकिन 6 जो ग्रुप्स हैं उसमें से 4 ग्रुप की 3rd प्लेस टीम्स भी क्वालिफाई कर जाएंगी, जिनका गोल डिफरेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होगा या फिर जिनका पॉइंट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। ऐसे में यहाँ पर इन तीनों ही टीम्स को पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कुछ है खेलने को। जर्मनी से एक बार को हार भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हारने का जो मार्जिन है, जो गैप है, वो जितना छोटा हो सके उतना ज़्यादा है। स्कॉटलैंड ने उसमें बकचोदी कर दी तो उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हंगरी और स्विट्जरलैंड की बात करें, मैंने तुमको एक शॉर्ट्स में बताया है कि स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो सिर्फ क्रोएशिया और पोर्चुगल के पीछे ही आती है। स्विट्जरलैंड को पता है कि इंटरनेशनल मेजर टूर्नामेंट्स में अपने आप को कैसे खिलाया जाता है, अपने आप को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और अपने आप को किस तरीके से रखा जाता है। वैसे मैं तुमको बता दूं, मैं जिस जगह पे हूँ, स्विट्जरलैंड जर्मनी के बॉर्डर से काफ़ी करीब है। जर्मनी वर्सेस स्विट्जरलैंड का जब मैच होगा ना, दंगे हो जाएंगे, यहाँ पे रौंदा कटने वाला है उस दिन। बट खैर, इस मैच की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड की तरफ से हमको यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली, और यही आप हंगरी की तरफ से भी कह सकते हो। जब आपको लगता है कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने गेम की कमान पकड़ ली है, तभी यहाँ पर हंगरी वो फाइट बैक करती है और सेकेंड हाफ में एक फेज आता है जहाँ पर हंगरी आपको लगता है कि चढ़ सकती है, गोल भी मार देते हैं। एंड देन कम्स यहाँ पर एम्बोलो, जो कि यहाँ पर फाइनल मिनट्स में गोल स्कोर करके स्विट्जरलैंड को विक्ट्री दिलवा देते हैं। इसमें अगर यहाँ पर टेबल की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जर्मनी सबसे ऊपर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड एंड देन हंगरी, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्कॉटलैंड। अगर अब यहाँ पर सबसे बॉक्स ऑफिस गेम की बात करें आज की, तो होता है स्पेन वर्सेस क्रोएशिया की। क्या ये मैच हाइप पर डिलीवर करता है? नहीं भाई, मेरे को समझ में नहीं आता कि देखो, मेरे को आई थिंक ये लगता है कि अभी पहले दूसरे राउंड में काफी सारी टीम्स बहुत कंजर्वेटिव खेल रही हैं। जो मैनेजर्स अपनी टीम को लेके इतना कॉन्फिडेंट है ना, और जो टैक्टिकल लेवल पे इतना ज्यादा फाड़ फल्लूस खेलते हैं ना, वो डरते ही नहीं है। जैसे आप जर्मनी की बात करोगे, जैसे आप यहाँ पर फ्रांस को भी देखोगे कुछ हिस्से तक, या फिर बहुत कम टीम है जो जर्मनी के लेवल पर, यूलियन नागल्समैन लेवल पे, या फिर नीदरलैंड की अगर हम बात करते हैं। लेकिन यहां पर आप स्पेन को भी डाल सकते हो इसमें। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीम्स, मतलब स्पेन वर्सेस क्रोएशिया की बात करें, ऐसा नहीं है क्रोएशिया ने खराब खेला, अच्छा खेला भाई। जिसके पास कोवाचिच, ब्रोजोविच, मॉड्रिच की मिडफील्ड हो, वो टीम बिना पोजीशन के रह ही नहीं सकती। तो जितना भी पोजीशन इनको पहले हाफ में मिला, उसका इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहां पर यूज करने की कोशिश करी। स्ट्राइकर कमारिच था, लेकिन अपने चांसेस को कन्वर्ट ना करना। और स्पेन एक ऐसी टीम है जो कि उतनी ही भूखी है पोजीशन की जितनी क्रोएशिया, शायद से क्रोएशिया से भी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर स्पेन ने अपने चांसेस तो लिए ही लिए, बल्कि उन्होंने इस चीज का भी बखूबी यहाँ पर मेक श्योर रखा कि वो कहीं ना कहीं चांस क्रिएशन और गोल कन्वर्जन को बराबर रखेंगे। चांस भी बनाएंगे, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर वो गोल्स भी मारेंगे। हमको नहीं भूलना चाहिए, ये वही स्पेन की टीम है जिसके रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है कि इनमें कोई सुपरस्टार नहीं है, इनमें कोई क्लच नहीं है। लेकिन शायद से इस टीम को क्लच की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। नाचो है वहाँ पर, डेनी कार्वाहाल है वहाँ पर, रॉड्री है वहाँ पर, सो दे हैव यूरोपियन चैंपियंस। लमीन यमाल 16 साल का लगता है क्या तुमको लमीन यमाल? लेकिन मेरे को यहाँ पर तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आया जब 3-0 के बाद भी यहाँ पर क्रोएशिया ने जिस तरीके से गिव अप कर दिया ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करते। गिवन द फैक्ट 3 दिन पहले यही वो टीम थी जिसने पोर्चुगल को हराया था वार्म अप मैच में। ऐसे में आपको सबसे पहले ही समझ में आने लग जाता है कि ये टीम अब डैमेज लिमिटेशन के लिए खेल रही है, ये टीम अपना गोल डिफरेंस बचाने के लिए खेल रही है। और इसी वजह से आप टैक्टिकल लेवल पे, या फिर आप अगर क्रोएशिया जर्मनी के फैन हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से खत्म हो गया, ये बॉक्स ऑफिस रहा ही नहीं। लेकिन स्पेन की अगर हम बात करें, बहुत सारी यहाँ पर स्ट्रेंथ, अगर हम वीकनेस की भी बात कर सकते हैं।
देखो वीकनेस यहाँ पर ये है कि डिफेंस में अभी भी लैप्सेस हैं। अगर पोजीशन रखते हैं ये बहुत सही है, बॉल को रोटेट भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, इनके पास विंग्स पे पेस भी है, और कहीं ना कहीं मोराटा आपको वो दे देता है फोकल पॉइंट। अब मोराटा कितना यहाँ पर लाइक फॉक्स इन द बॉक्स है, कितना रूथलेस है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन फिर भी मोराटा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो एटलीस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें। पेस है, निको विलियम्स है, लमीन यमाल है, डैनी कार्वाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऑफ द पोजीशन की बात करते हैं, स्पेन को आप बीट कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आप स्पेन पे एग्रेसिव अगर आप रखते हो तो आप निपटा सकते हो। स्पेन की मिडफील्ड बहुत सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलेक्टिव सेटअप में आपको फिर भी दिखता है कि यहां पर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। इस गेम की अगर मैं बात करूं, क्रोएशिया ने छोड़ दिया करना, मैं तो सही कहूंगा, दे जस्ट गेव अप। पहले हाफ में ऐसा लग रहा था कि 3-0 की स्कोर लाइन है, लेकिन फिर भी क्रोएशिया ने जिस तरीके से चांस क्रिएट करे, लग रहा था कि मार तो देंगे, 2 तो मार ही देंगे, मार देने भी चाहिए थे। ऐसा नहीं स्पेन ने नहीं क्रिएट करे थे, बट फिर स्पेन के स्कोर लाइन पे दिख भी गए थे। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अपने तीसरे राउंड की, तो इटली वर्सेस अल्बानिया का ये गेम बॉक्स ऑफिस होना नहीं था। कायदे से वक्त के एंड तक, जब गेम एंड हुआ तो इसने प्रूफ भी कर दिया कि ये गेम बॉक्स ऑफिस है भी नहीं। लेकिन पहले 40 सेकंड में जब अल्बानिया ने यहाँ पर गोल स्कोर किया तो ये ड्रीम था, समझ रहे हो तुम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सिग्नल इडुना पार्क डॉर्टमुंड के स्टेडियम में 10,000 इटालियन फैंस कैसे हो सकते हैं जब यहाँ पर 60-70 हज़ार की यहाँ पर है। बट आपको गेम में दिखता है, आपको गेम में स्पेन क्रोएशिया में भी पूरी तरीके से क्रोएशिया का यहाँ पर फैन बेस था। अगर इसकी बात करें तो अल्बानिया वालों ने रुक का तार रखा था, रौंदा काट रखा था लिटरली। यहाँ पर इटली के बस की ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि हमने जर्मनी का मैच देख लिया, हमने स्पेन क्रोएशिया का मैच देख लिया, इटली का मैच देख लिया। आई थिंक यहाँ पर इटली सेकेंड वर्स्ट टीम है, वर्स्ट क्रोएशिया को रखूंगा मैं। इटली यहाँ पर सेकेंड वर्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, जिसने बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो लेकिन कर नहीं पाए। जिसके पास आपको पता है, फेडरिको चिएसा की बात करें, यहाँ पर बरेला की बात करें, डी लोरेंजो की बात करें, लाइक स्कामाक्का है वहाँ पर उनके पास, बास्तोनी, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं इस गेम में ऐसा लगता है कि अल्बानिया तो सिर्फ वेट कर रहा था कि किस तरीके से वो यहाँ पर उनकी गलती पे कैपिटलाइज करेगा, जो कि कभी गलती हुई नहीं। लेकिन इटली का गलती ना करना आप एक तरीके से एक प्योर तारीफ कह नहीं सकते। इटली एक ऐसी टीम है जिससे आप देखो, अल्बानिया सेकंड वर्स्ट टीम है इस लीग में, आई थिंक शायद से वर्स्ट टीम जॉर्जिया है, लेकिन इटली से आप काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। आप देखो ऐसा नहीं है कि इटली ने चांसेस क्रिएट नहीं करे, लेकिन सेकंड हाफ में आते आते आप कह सकते हो कि इटली ने वो छोड़ भी दिया। आपको यहां पर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। 3-0 की स्कोर लाइन स्पेन छोड़ सकती थी क्रोएशिया को, 5-1 की स्कोर लाइन जर्मनी छोड़ सकती थी स्कॉटलैंड को, लेकिन कहीं ना कहीं इटली यहां पर अल्बानिया को छोड़ना क्यों अफोर्ड कर रही है वो मेरे को समझ में नहीं आया। 2-1 की स्कोर लाइन इतने बड़े मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, इटली की एक चीज बहुत खास है, इटली की जो शेप है, देखो जब मैंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर चांस नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पर कोई गलती ही नहीं की अल्बानिया को कैपिटलाइज करने के लिए, दैट टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी। कि उनकी डिफेंसिव यूनिटी की बात करें या फिर उनकी शेप की बात करें, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और कहीं ना कहीं इटली की एक खास बात है भी कि इटली के पास पता है कि शायद से गेम चेंजर्स बन रहे हैं। आप फेडरिको चिएसा की बात कर सकते हो, आप यहाँ पर बास्तोनी की बात कर सकते हो, आप बरेला की बात कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं जो उनका कलेक्टिव एफर्ट है, बहुत बहुत स्टाइल में मैं स्पेन से यहाँ पर उनको लाइकेबल मानता हूं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं इटली के रिगार्डिंग जरूर कहूंगा कि इटली को आप हर्ट कर सकते हो। इटली में प्ले आउट फ्रॉम द बैक, पर्टिकुलरली डोनारूमा से प्ले आउट बनाना काफी मुश्किल है। बट हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर डोनारूमा की परफॉर्मेंस काफी सही थी। हाँ, क्रोएशिया के रिगार्डिंग तो एक चीज और है कि भाई क्रोएशिया चांसेस भी नहीं ले रही थी, सो काफी मुश्किल होने वाला है अगर क्रोएशिया को स्पेन और इटली के अहेड रहना है। गिवन द फैक्ट अभी के तौर पे देखो, बात यही है कि सारी टीम्स ना इस समय इस चीज को ऐसे देख रही है कि हमें गंदा नहीं खेलना है, हमें डूब के मरने वाला गेम नहीं खेलना है, क्योंकि 3 टीम्स भी जा सकती हैं। 24 टीम है, 16 टीम्स राउंड ऑफ 16 में जाएंगे, तो सबके सब ग्रुप स्टेज को तो काफी कंजर्वेटिव ले रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहां पर मेरे को लगता है कि जर्मनी ने दिल जीत रखा है। उसके बाद स्पेन ने भी काफी अच्छे से बता दिया कि वो गेम को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर लाइक वो गेम स्टेट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ओपोनेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। अच्छा, क्रोएशिया के रिगार्डिंग सबको काफी ज्यादा लग रहा है कि यार बहुत एक्सपेक्ट करा। तो देखो, क्रोएशिया के रिगार्डिंग मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं। जिस आदमी ने यहाँ पर 75-70 मिनट के बाद यहाँ पर कोवाचिच और मॉड्रिच दोनों को बाहर निकाल दिया, उसकी मेंटालिटी आप समझ जाना कि उसको अब गेम जीतना भी नहीं है, उसको यहाँ पर अपने प्लेयर्स बचा के रखने हैं, जो कि
टेक्निकली सही बात भी है, बट हाँ एंटरटेनमेंट वाइज तो बहुत बेकार चीज़ है और मेंटालिटी वाइज भी काफ़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि करा ही नहीं है कुछ, तो क्या कर सकते हैं हम, इट्स टू लेट टू डू सम डैमेज। लेकिन हाँ क्रोएशिया के रिगार्डिंग ये चीज़ है कि ही इज़ कार्लो एंसेलोटी ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट विदाउट ट्रॉफीज। वो करता वही है जो उसको लगता है कि उसके प्लेयर्स जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, बस इन्वायरमेंट बना दो। मतलब ये है कि आप बस एक टॉपर बच्चे को लाइब्रेरी में बिठा दो, जिससे आप उसको यही नहीं बताने वाले, जैसे एक ठप बच्चा होगा तो उसको बताओगे आप कि भाई तेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर। लेकिन आपको पता है कि एक टॉपर बच्चा जो कि होशियार है, उसको आप ये थोड़ी बताओगे कि तेरे को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हेल्प कर सकते हो, उसको एक लाइब्रेरी दे सकते हो, लाइब्रेरी में बिठा सकते हो, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो। यही यहाँ पर क्रोएशिया का मैनेजर करता है, मॉड्रिच वगैरह, ब्रोजोविच। उसको पता है कि सारे के सारे प्लेयर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, बस इनको एक इन्वायरमेंट देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा टैक्टिकल ट्विक्स वगैरह करता नहीं है, बट बहुत एक्सपेक्ट किया था। अच्छा खैर, अगर हम आज के गेम्स की बात करें तो पोलैंड नेदरलैंड है, और भाई डेफिनेटली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास तो पोलैंड के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि नेदरलैंड या तो थ्रैश कर देगी या फिर पोलैंड एक काफ़ी स्क्रू वे में 1-1 का ड्रॉ निकाल लेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्लोवेनिया डेनमार्क का है, जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी तक ज़्यादा होमवर्क नहीं किया है, तो ये गेम मैं काफ़ी ज़्यादा लो एक्सपेक्टेशन के साथ देखने वाला हूँ। और रिव्यू में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस लो एक्सपेक्टेशन गेम से हमको क्या देखने को मिला। लेकिन सर्बिया वर्सेस इंग्लैंड, मैंने अपनी प्रेडिक्शन में कहा है कि भाई मेरे को लगता है कि सर्बिया इस टूर्नामेंट की डार्क हॉर्सेस हैं, और इंग्लैंड के रिगार्डिंग मैंने ये कहा है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़े फेवरेट्स इंग्लैंड है। हाउएवर जीतेगी पोर्चुगल, लेकिन मैंने जितने भी लोगों के प्रेडिक्शन देखे, काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि सबसे ज़्यादा अंडरवेलमिंग टूर्नामेंट अगर किसी का जाने वाला है तो वो इंग्लैंड का है। इट्स अ बिग बिग थिंग। देखो भैया, इंग्लैंड किस तरीके से खेलेगी, और सर्बिया कोई लाइक एरी गैरी नत्थु कैरी वाली टीम नहीं है। सर्बिया के पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं, और सर्बिया यहाँ पर अगर इंग्लैंड को हरा सकती है तो वो ना ही सिर्फ स्टेटमेंट मारेगी, बल्कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक वर्चस्व भी खड़ा कर सकती है इंग्लैंड के ऊपर। और इंग्लैंड को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो वैसे तो इंग्लैंड का काफ़ी ईजी ड्रॉ है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंग्लैंड जैसी टीम है, इंग्लैंड हो गई, पोर्चुगल हो गई, जर्मनी हो गई, स्पेन हो गई, फ्रांस हो गई, ये सारी टीम्स ग्रुप स्टेज पे ज़्यादा भरोसा रखते नहीं हैं। ये सारी टीम ग्रुप स्टेज को लेकर ज़्यादा टेंशन लेते भी नहीं है। इन सारी टीम्स के दिमाग में बस एक चीज़ होती है कि अपन लोग अपने मोमेंटम को और अपने मोराल को टूटने नहीं दे सकते, अपन लोग अपनी रिदम को टूटने नहीं दे सकते। और ऐसे में इंग्लैंड अपना पहला गेम अगर रिदम से टूट गई, हाउएवर मेरे को लगता है कि आई थिंक जो मेरा स्कोर लाइन रहने वाला है वो इस गेम का 1-1 रहने वाला है। सर्बिया 1 इंग्लैंड 1, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अगले एपिसोड में इंग्लैंड की गांड लेने वाला हूँ।